A charge Q is uniformly distributed on a thin rod of mass m, length L. So there is a rod of mass m and length L and it has a charge Q. Now it stays in a rest in free space. Okay. There are two region, दो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन हैं जिनकी इंटेंसिटी हमें दी हुई है E on both side of the rod as shown in the figure. And in the region of width L where the rod is initially placed there is no any electric field. Okay, तो तीन रीजन है, दो में इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. Now the rod is projected along its length so that it cannot enter completely in any of the region. तो कहीं बीच में ही रुक जाएगा. Find the period of oscillation of rod as function of maximum distance xm entered by leading end of the rod in the region. मतलब जब इसको प्रोजेक्ट किया इनिशियली, मान लेते हैं किसी v0 वेलोसिटी से मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये रॉड मैक्सिमम जो एंटर कर पा रहा है इसमें, वो एंटर कर पा रहा है कहीं xm डिस्टेंस तक. तो लास्ट क्वेश्चन जो था बिल्ड योर कॉन्सेप्ट 13, वहाँ मैंने एक डेरिवेशन किया हुआ है कि जब एक डी लेंथ का रॉड एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है कंप्लीटली, तो इस पे जो वर्क करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, या ये कहो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, वो होती है, अगर इस पे चार्ज Q है तो QED डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जितना रॉड एंटर कर रहा है वो है XM. तो XM रॉड एंटर कर गया और यहाँ जा कर के फाइनली रुक गया. मतलब जो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी दी थी और फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी हो गई वो जीरो हो गई, जो बेसिकली चली गई पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. तो हम लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी आया, तो पहले तो ये खाली स्पेस में है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, और जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आया वो किसके बराबर हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के. तो हम लिखे अगर, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो है फाइनल वाला है 0 और इनिशियल वाला है हाफ m v0 स्क्वायर, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो माइनस हाफ m v0 स्क्वायर, और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ वो एक्चुअली में जो होगा वो चार्ज ऑन रॉड दैट इज Q डैश E और XM लेंथ एंटर कर गया डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होना चाहिए. माइनस वाला टर्म हम कैंसिल कर लेंगे और अपने पास बचेगा v0 का स्क्वायर इक्वल्स टू, एक 2 का टर्म भी अपना कैंसिल हो गया, Q डैश E XM बाई M, जहाँ पे Q डैश वो चार्ज है जो XM के रॉड पे है. तो Q डैश का अगर कैलकुलेशन करें हम तो वो Q डैश आ जाएगा कि टोटल Q चार्ज फैला हुआ था स्मॉल l लेंथ पे, तो XM पे कितना आ गया, तो Q अपॉन L दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू XM. तो हम यहाँ अगर इसको पुट कर दे तो ये बन जाएगा Q अपॉन, इधर लिख सकते हैं ML E, और ये XM का स्क्वायर हो जाएगा. तो जो इनिशियल वेलोसिटी जिससे रॉड को थ्रो किया था वो हो जाएगी रूट अंडर QE बाई ML इंटू XM. अब एक पार्ट हमें मिल गया. अब इसके टाइम पीरियड का ऑसिलेशन निकालना है हमको. तो बेसिकली इसको दो पार्ट में ब्रेक करके देख सकते हैं कि एक इसको टाइम लगा होगा इस वाले स्पेस में ऑसिलेट करने में. मतलब अगर मैं ऐसा समझूं तो सेंटर ऑफ मास को कितना चलना पड़ा होगा, एक ये वाला खाली स्पेस यहाँ चलना पड़ा होगा और एक ये वाला खाली स्पेस यहाँ चलना पड़ा होगा. तो पहले जब ये रॉड आगे जाएगा तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस है A, तो ये पहले ये A डिस्टेंस आगे जाएगा, फिर ये A डिस्टेंस वापस आएगा, तो टोटल डिस्टेंस इसको यहाँ चलना पड़ेगा 2A. फिर ये जब इधर जाएगा तो इसको डिस्टेंस चलना पड़ेगा B और वापस आना पड़ेगा B. तो एक खाली वाली स्पेस में इसको एक बार इधर 2A चलना पड़ेगा और इधर 2B चलना पड़ेगा. ये डिस्टेंस हुआ कितना, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस है कुछ, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज कैपिटल D दैट इज 2A प्लस 2B. अब ये 2A प्लस 2B है कितना, तो टोटल लेंथ था
या फिर पहले इसको ऐसे लिख लें 2a+b। ये a+b कितना है, तो अगर डायग्राम से देखें हम तो ये लिखा जा सकता है कैपिटल L माइनस स्मॉल l, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कैपिटल L माइनस स्मॉल l। और इस पूरे रीजन में चूंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसका स्पीड कांस्टेंट रहा होगा और ये उसी स्पीड के बराबर रहा होगा जिससे इसको इनिशियली थ्रो किया, दैट इज v0। तो जो इस वाले पोर्शन में टाइम लग गया, जिसको मैं t1 बोल देता हूँ, वो लग जाएगा d डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 2l माइनस l अपॉन रूट अंडर QE अपॉन ml इंटू xm। तो ये अपना एक टाइम हो गया जो बीच वाले पोर्शन में स्पेंड हुआ होगा एक ऑसिलेशन में। अब एक टाइम अपना लगेगा इस फील्ड में एक बार अंदर जाने में, देन वापस आने में, देन यही सेम काम इधर और इधर। तो इसको एक कंप्लीट ऑसिलेशन मान लेते हैं। तो अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वाले पोर्शन को समझने के लिए मैं एक बार फिर से डायग्राम लेके आता हूं। इसको यहां पेस्ट करते हैं एंड इस पार्ट को समझते हैं कि मैं एनर्जी मेथड से ट्राई करूंगा इसको एसएचएम मानते हुए इसका टाइम पीरियड लिखने का। तो एनर्जी मेथड से देखें तो किसी भी गिवन टाइम पे आई अज्यूम कि कुछ एक्स लेंथ एंटर कर चुका है और रॉड का वेलोसिटी v0 से घट के कुछ v हो चुका है। तो यहां पे अगर हम देखें तो जो इसके पास टोटल एनर्जी है, एक तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी और दूसरी होगी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा उसके पास, मैं मान रहा हूं कि अभी ये पूरा एक्सएम तक एंटर नहीं किया है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी बची होगी, दैट इज हाफ m v²। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अगेन रहा होगा QED अपॉन m। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो x लेंथ वाला चार्ज, तो Q चार्ज फैला हुआ है स्मॉल l लेंथ पे और हम निकालना चाहते हैं x लेंथ का चार्ज। तो ये अपना चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। D मतलब उसी लेंथ की बात चल रही थी, तो ये जो अपना लेंथ है उस टाइम पे कितना है, x है, तो QED डिवाइडेड बाई 2, जो मैंने इनिशियली स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है हमको पता है कि अगर ये एसएचएम हो रहा है तो ये एनर्जी टाइम के साथ कांस्टेंट है, और एनर्जी मेथड में हम यही करते हैं कि एनर्जी का जो टाइम के साथ डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या रहेगी पूरे प्रोसेस में, कंजर्व रहेगी। तो अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा हाफ m v² का डिफरेंशिएशन 2v dv बाई dt। इधर में क्या क्या कांस्टेंट है अपने पास, तो QE बाई 2 अपना कांस्टेंट है। इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से लिखूं तो ये है हाफ m v² प्लस QE बाई 2l इंटू x²। तो ये अपना QE बाई 2l और x² का हो जाएगा 2x, और साथ में टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो dx बाई dt, और ये डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। अब देखिए तो ये 2 का टर्म, ये 2 का टर्म कैंसिल, इधर में 2 का टर्म, इधर में 2 का टर्म कैंसिल, बचा अपने पास mv और dv बाई dt बन जाएगा एक्सेलरेशन, प्लस QE बाई l और ये x और ये dv बाई dt dx बाई dt बन जाएगा v। हम v को कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा ma प्लस QE बाई l इंटू x और यहाँ पे v। वेलोसिटी तो 0 हो नहीं रही है, मतलब ये वाला टर्म 0 होगा और आएगा ma इक्वल्स टू माइनस QE बाई l इंटू एक्स, a इक्वल्स टू माइनस QE बाई ml इंटू एक्स। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है ये एसएचएम के इक्वेशन के सिमिलर है, क्योंकि एसएचएम का इक्वेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मतलब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में गया तो एक बार जो इस पोर्शन में एंटर किया होगा एक्सएम तक का रीजन और वापस आया होगा, देन ये सेम चीज़, तो ये आधा टाइम पीरियड हो गया एसएम का, और फिर वही टाइम पीरियड कंटिन्यू करेगा इधर एक्सएम तक और वापस एक्सएम तक। तो बीच वाले रीजन का टाइम हमने t1 मान लिया है और इन चारों का मिला के हम टाइम मान लेते हैं t2। तो ये जो t2 होगा वो एक्चुअली इस एसएम का टाइम पीरियड होगा, जिसको हम लिख पाएंगे t2 इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। अब अगर हम कंपेयर करें इस वाले इक्वेशन को तो ओमेगा निकलेगा अपने पास, या सॉरी ओमेगा स्क्वायर निकलेगा QE अपॉन ml,
तो जो T2 आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई ओमेगा, डिवाइड करना है हमको, तो QE बाई ML, दैट इज 2 पाई रूट अंडर ML बाई QE। तो अपने पास जो टोटल टाइम हो गया, जिसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड, वो हो जाएगा T इक्वल्स टू T1 प्लस T2। अब T1 अपने पास निकला हुआ है ऊपर में, ये इस पार्ट को कॉपी कर लेते हैं और ट्राई करेंगे बुक से आंसर को मैच किया जाए। सॉरी, तो ये अपना फर्स्ट T1 टाइम है और दूसरा वाला टाइम है अपने पास 2 पाई रूट अंडर ML अपॉन QE। मुझे लगता है रूट अंडर ML अपॉन QE का टर्म और एक 2 का टर्म भी कॉमन आ जाएगा, तो 2 रूट अंडर ML अपॉन QE का टर्म हम कॉमन कर लेते हैं, तो बच जाएगा अपने पास L माइनस L अपॉन XM और यहाँ पे बच जाएगा पाई।